मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई दफा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी की, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूँ, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है तो पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। जब ये ऊपर आए हैं तो आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया। 26 साल में इनके अगेंस्ट जिहाद कर रहा हूं, उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए खौफ फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, हमारे लोगों को कॉल कर रहे हैं, हमारे MNAs को कॉल कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स को अप्रोच कर रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए नहीं आ रहा, हमें कोई परवाह नहीं है कि मुकदमे सजाएं, हम देखना चाहते हैं कि अदारे कितने गैर जानबदार हैं। किसी एक मिफ्ता इस्माइल को लगाओगे उसको गालियां पड़ेंगी, किसी और को लाए हुए उसको भी गालियां पड़ेंगी, जो इसने 4 सालों में हाल कर दिया है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त सारी सियासी सूरत हाल है। तनाव तो एक तरफ जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान मौजूद ही था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि द पॉलिटिकल टेम्परेचर्स आर वेरी हाई, मगर उसके साथ साथ अब तो जो 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके लिए वैसे भी चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अगर हम जिक्र करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ऑब्वियसली उनके लिए जो इस वक्त कानूनी मसाइल हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो ममनुआ फंडिंग केस है, FIA के नोटिसेस हैं, तोशा खाना रेफरेंस में जो हुकूमत से वाबस्ता MNAs हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और ये सब जो है काफ़ी बड़े कानूनी चैलेंजेस जो है वो पार्टी के लिए नज़र आ रहे हैं। पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब के बकौल जो ये दोनों केसेस हैं, इनका मकसद सिर्फ एक है और वो है कि उनको नाअहल किया जाए कोर्ट से, और उसके लिए कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो इत्तेहादी हुकूमत को तस्लीम कर ले। और जो आजकल सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो है उनके रहनुमा शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी का। उनको आज ऑब्वियसली एक दफ़े फिर अदालत में पेश किया गया और वहाँ फैसला ये हुआ कि जो दरख्वास्त है पुलिस की उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए, उसको मुअत्तल करके उनको हस्पताल में अगले 2 रोज़ रखने को कहा है। वहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही इमरान खान साहब खुद पहुँचे, वो शहबाज गिल साहब से मिलना चाहते थे मगर वहाँ उन्हें इजाज़त नहीं दी गई और उन्होंने वहीं से ऐलान किया कि वो अब कल यानी कि सैटरडे के दिन इस्लामाबाद में रैली निकालेंगे शहबाज गिल साहब के लिए और आज़ादी सहाफ़त के लिए। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की बात करें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो वहाँ उनके लिए जो गवर्नेंस के मसाइल है ख़ास तौर पे माशी फ्रंट पे, वो काफ़ी चैलेंजिंग नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक अब तो बात पहुँच गई है कि जो पेट्रोल प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ था उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में एक तकसीम सी नज़र आ रही है। मरियम नवाज साहिबा का ये दावा है कि नवाज शरीफ साहब ने तो जब पिछली दफ़े ये फैसला हो रहा था तो उन्होंने मुखालफत ना सिर्फ की बल्कि वो मीटिंग छोड़कर चले गए। नवाज लीग के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं सीनियर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनकी अहलियत पर सवाल उठा रहे हैं और साथ में तज़किरा ये भी हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क वापस आ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि अगले इंतखाबात की जो मुहिम है उसको नवाज शरीफ साहब ही लीड करेंगे। ये दोनों जमातों के लिए जो चैलेंजेस हैं ये कितने संजीदा हैं और क्या इनका कोई हल हमें आने वाले दिनों में नज़र आ सकता है? इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, मुसन्निफ हैं, और हमारे साथ मौजूद है हबीब अकरम साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं और सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी हबीब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं उनका जब 14 अगस्त से पहले उन्होंने जलसा किया लाहौर में
वहाँ जो उन्होंने तकरीर की उसके ऊपर बहुत से लोगों ने ये बात की कि वो शायद नर्म हो गया है लहजा। उन्होंने जिक्र नहीं किया न्यूट्रल्स का, को अमेरिका के हवाले से भी वजाहत पेश की। मगर गुज़िश्ता रोज़ जब उन्होंने ये एक सेमिनार में तकरीर की तो फिर उन्होंने न्यूट्रल्स को काफ़ी निशाना बनाया। तो सर क्या आपके ख्याल में ये क्या मतलब कि कोई इमरान खान को समझाता है, फिर वो 2 दिन होता है, तीसरे दिन ही लूजेज सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं लूजेज इज कूल, और वो फिर ये गुफ्तगू करते हैं। सर आप किस तरह देख रहे हैं उनका जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड? अरफा, किसी भी सियासतदान के नज़रियात का अंदाज़ा उसके बयानात से लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सियासतदान कोई मुरत्तब किताब तो लिखते नहीं, कोई आर्टिकल मजमून लिख के बताएं कि वो किस इशू के बारे में या जनरली वो किस पर्सपेक्टिव से वाक़यात को देखते हैं और उस पर अपना रद्द अमल तय करते हैं। उन्होंने तो वाक़या बवाक़या चलना होता है। तो लिहाजा हम चूँकि सहाफ़ी हैं तो हम 2 तकरीरों के दरमियान डिफरेंस अगर नज़र आ जाए या 3 तकरीरों में कोई 4 नुक्ते नज़र आ जाए तो हमारे लिए वो तशवीश का बाइस होता है। तो लिहाजा एक वो जो एक कन्फ्यूजन है जो किसी सियासतदान की गुफ्तगू के बारे में होती है, और वो गालिबन रखते भी इसी तरह है ज़रूरी ताकि आगे चल के उन्हें बिल्कुल कहीं किसी दूसरा रास्ता लेना पड़े तो वो ले सके। तो वो इमरान खान बड़ा टैक्टफुली ये कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के ख्यालात जो हमें पहले उलझे हुए नज़र आ रहे थे जब उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया था, तो जैसे जैसे वक्त गुजरा है अब हमने देखा है कि उनकी पॉलिसी एक मुरत्तब शक्ल में मुंज़बित होकर अब सामने नज़र आ रही है। पहले उनका ख्याल यानी जब उन्हें निकाला जा रहा था तो वो कुछ और सोच रहे थे, लेकिन जब अब उन्हें निकाला जा चुका और अवाम का रद्द-ए-अमल उनका अचानक उनके सामने आया तो अब उनकी जो अब गुज़श्ता चंद दिन की तकरीरें हैं तो उससे आप एक वाकई नतीजा अखज़ कर सकते हैं। मसलन अमेरिका के बारे में अब वो खामोश है, और मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और उनके अपने लिए भी बेहतर है। दूसरी बात है कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से करना चाहते हैं और अवाम के सामने करना चाहते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख रहे हैं, लेकिन पेश उन्हें जलसों के बीच में करते हैं। तो लिहाजा ये एक तारीख में, एक बड़ी पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़ा अजीब व गरीब और नादिर किस्म का वाक़या है। और तीसरी बात यह है कि अब वो आप देखिए कि चंद दिन पहले तक जो शहबाज गिल के बारे में उनका नुक्ता नज़र था वो कुछ और था, लेकिन आज उन्होंने अपने एक्शन से उस नुक्ता नज़र को कुछ और बना दिया है। मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन आज उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल जाके ये साबित कर दिया है कि वो शहबाज गिल के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा अब इमरान खान जो है वो एक ऐसे यानी उन्होंने अपनी पॉलिसी को ऐसे उन्होंने तश्कील दे दिया है कि अब वो एक स्टेबलाइज्ड पॉलिसी लगती है और बड़ी मुंज़बित और मुरत्तब लगती है। तो मुझे इसमें कंफ्यूजन नजर नहीं बिल्कुल सही। जी जाहिद साहब, एक तरफ तो इमरान खान साहब की तकरीरें हैं, बट सर ज्यादा बड़ा जो एक संजीदा चैलेंज है वो ऑब्वियसली जो केसेस हैं उनके खिलाफ, क्योंकि नाअहली है तो हम देख चुके हैं एक सियासतदान की। आपके ख्याल में कि एक तरफ अगर हम तोशा खाना रेफरेंस केस देखें, फिर ऑब्वियसली एसेट डिक्लेरेशन के अंदर वो कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है, वहाँ भी कोई मसला हो सकता है। फॉरेन फंडिंग केस है और शहबाज गिल साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है उसका भी ताना बाना जोड़ा तो इमरान खान साहब से जा रहा है। आपके ख्याल में कोई इनमें से कौन सा केस इतना ख़तरनाक या हो सकता है इमरान खान साहब के लिए जैसा कि पैनमा केस नवाज शरीफ साहब के लिए रहा? मेरा ख्याल ये कि वो शायद मुमकिन नहीं होगा कि जो आप बता रही हैं कि पानामा केस की तरह जो है इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। की जो गुफ्तगू हो रही है आपके मेरे ख्याल में नहीं होगी। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जो हालात होते हैं उसका एक बहुत बड़ा एक रोल होता है। इस वक्त इमरान खान जो है जो पॉलिसी इख्तियार की है या जो उनकी स्ट्रेटजी है वो यही है कि अवाम का जो है जो एक लिहाज से जो उनको सपोर्ट मिली है उसको इस्तेमाल करें दबाव के लिए। मैं एक चीज़ थोड़ा सा यानी बाकी चीज़ों से हबीब साहब की वो करूँगा, लेकिन एक चीज़ मुझे जो लगती है वो ये थी कि इमरान खान साहब की पॉलिसी जो है वो काफ़ी एक हद तक तब्दील भी होती रही है हालात की वजह से, और उसकी वजह से मुझे लगता है ये कि कन्फ्यूजन भी ना भी सही, लेकिन एक इनकन्सिस्टेंसी नज़र बहुत ज़्यादा आती है मुझे। उसमें यह है कि देखें असल बात यह है कि जो है एक तरफ तो उनका गिला रहा है, वो तो शुरू से गिला रहा है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। वो ये नहीं कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में नहीं होना चाहिए, उनका शुरू से यही मौक़िफ़ रहा है कि जो है एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ जो है गलत
वो किया है इन्होंने, और उनको जो है वो इसी तरह सपोर्ट मिलनी चाहिए थी जैसे पहले मिल रही थी। और मेरे ख्याल जो है ये ज़रूर हुआ है कि जो टेनर में या जो थोड़ा सा जो है एक लिहाज से जो अल्फाज के इस्तेमाल में उसमें तब्दीली भी आती रही है। अब जैसे लाहौर के जो आप जलसा देखें तो उसमें आपने बिल्कुल सही बात की कि न्यूट्रल का इतना जिक्र नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब के मुझे थोड़ा सा एक वो लगता है कि वो उस जो माहौल जो बनता है उनके बाद उनका नैरेटिव भी उसी लिहाज से या टेनर जो है उसी तरह तब्दील भी होता है, बह जाते हैं। अब जैसे मैंने कल सुन रहा था, पहले हो सकता है जो लाहौर जब गए थे तो मेरे ख्याल ये कि कुछ सोच बचा के या उन्होंने कहा होगा कि इन चीज़ों पे धीमा रखना है, इन चीज़ों को हम तेज करना है, लेकिन कल मैंने देख रहा था कि उनकी वजह क्या थी। उससे पहले 3 तकरीरें हुई थी और तीनों तकरीरें बड़ी जोर से हुई थी। उसके बाद जब इमरान साहब आए तो मुझे साफ लग रहा था कि वो उससे जो है काफ़ी हद तक एक इन्फ्लुएंस तो नहीं कह सकते, एक होता है ना उसी रवानी में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मुझे खाली इस बात का एहसास होता है कि एक सियासतदान के ऐसे 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सही है, सियासतदान अपने बयानात तब्दील करते रहते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। जब ये एक वो भी सियासत का एक हिस्सा होती है कि कहना कुछ चाह रहे हैं, होता कुछ और भी है। ये बहुत कुछ होता रहा, हम अपनी सियासत में देखते भी रहे। लेकिन इसमें जो बात नज़र आती है उसमें ये होता है बाज़ दफ़ा कि इमरान खान साहब हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को ओवर एस्टिमेट भी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक सर। अब देखें एक बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। फ़र्क यह आया कि पहले पूरा जोर होता था कि इलेक्शन हो जाए, अब इलेक्शन की बात पीछे की तरफ चली गई। और यही जो इलेक्शंस का मौजू है, इस पे हम हबीब साहब से उनकी राय लेंगे। शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद हुसैन साहब से और हबीब अकरम साहब से, और अब हम उनसे बात कर रहे हैं जो सारा सियासी मंजरनामा है। हबीब साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले जाहिद साहब ने ये कहा कि उनके ख्याल में अब इलेक्शंस की जल्दी इमरान खान साहब को भी नहीं है। सर, आप भी क्या यही समझते हैं? देखिए, इलेक्शन की जल्दी इसलिए भी नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको तय होना है। मिसाल के तौर पे जब इलेक्शन हो, इमरान खान के पास ये बड़ा अच्छा मौका है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 2 सूबाई असम्बलियाँ वो तोड़ें तो सिस्टम पे इतना दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन आपको याद होगा कि माजी में जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे तो उस ज़माने में भी इस्तीफ़ों का सोचा गया था, लेकिन फिर बाद में बात ये सामने आई कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इसी तरह सेम पेज की कहानी चलती रहती है तो इस्तीफ़ों के बावजूद दोबारा ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। तो इस वक्त भी हम वही सूरत हाल देख रहे हैं कि अगर कोई असम्बली टूटती है या कोई इस्तीफ़ा जाता है तो दरअसल उसके उसी पे यानी उस हद तक इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, वरना सिस्टम चलता रहेगा। तो इसलिए भी इमरान खान इससे गुरेज़ा हैं। दूसरी बात है इलेक्शन कमीशन का मामला। इलेक्शन कमीशन के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह पोजीशन ले ली है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मौजूदा साख्त के साथ इलेक्शन फ्री एंड फेयर मुनक़िद नहीं करवा सकता। और अगर बादियों नज़र में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नुक्ता नज़र काफ़ी दुरुस्त मालूम होता है आरफा। उसकी वजह यह है कि आप कुछ अर्सा पहले देखिए कि वो 5 नशिस्तें जो दरअसल पंजाब की सूबाई असम्बली की थी और उन पर लोग डिफेक्ट कर गए थे जो रिजर्व सीट्स पे मुंतखब हुए थे, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने दीदो दानिस्ता एक ऐसा फैसला किया जो ना कानून के मुताबिक था, ना अकल के मुताबिक था, ना आप यूँ कहिए कि एवरेज अकल के मुताबिक में नहीं था, कि उन्हें कहा कि ये 17 जुलाई के बाद इनको देखा जाएगा। तो अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि 17 जुलाई के बाद जब आप इतना बड़ा फैसला जिसपे हुकूमत का दारोमदार है और आप उसको उठा के आगे ले जा रहे हैं जिसकी कोई मंतक कानूनी भी नहीं है, तो आप उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया अपने इस तर्ज अमल से कि या तो उसको फहम नहीं है मामलात की या फिर उसने जानते बूझते किया है। और अगर फहम नहीं है तो भी उसको अपनी जगह पे नहीं रहना चाहिए, और अगर जानते बूझते किया है तो फिर तो बदर्जे औला नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इलेक्शन, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने सदर को लिखा कि हम तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। गोया इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते जो दस्तूर ने हमारे ऊपर लगाई है कि हमने असेंबली टूटने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। तो ये सदर को लिख के दे रहे हैं कि नहीं जी, हम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते अक्टूबर से पहले। यानी मैं बहुत आला नौकरी करूं, मैं बड़ी अच्छी तनख्वाह लूं, मैं सरकारी गाड़ियां चलाऊं, मेरे पास शोफर भी हो, और उसके बाद जब टाइम आए मुझसे मेरे काम का तो मैं कह दूं नहीं जी सॉरी, मैं हंस के दिखा दूं, आजकल तो नहीं मैं कर सकता। मतलब क्या ये तरीका है? तो जब इसके बाद फिर आप इलेक्शन कमीशन ने जो फॉरेन फंडिंग का फैसला है,
आप जरा उस पूरे फैसले को पढ़ लीजिए, उसके फैक्ट्स भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन उस फैसले में जो जबान इस्तेमाल की है उसमें पता चल रहा है, और बिलखुसूस जो आखिरी पैरा लिखा गया है उस पैरे से यह पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी कुव्वत तहरीर और अपनी पूरी जहनी ताकत इस बात पे सर्फ कर दी है कि इस फैसले के बाद इमरान खान तो यकीनी तौर पे नाअहल हो। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जिस फैसले से इस तरह की बू आ रही हो तो उसके बाद उसके लिखने वाले इदारे के ऊपर कितना का एतमाद रह जाता है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन एक ऐसा फैक्टर है जिसको दुरुस्त करना है। और तीसरी बात वो ये है कि मौसम भी नहीं है, खिज़ां का मौसम जब गुजर जाएगा तो फिर बहार के इम्कानात भी पैदा होंगे। उसमें बीच में सर्दियां भी आती हैं हबीब साहब, आप भूल गए सर्दियों को। जी सर्दियां वही मसला असल वही है। द विंटर इज कमिंग, जैसे वो कहते हैं ना इन द फेमस गेम ऑफ थ्रोन्स, द विंटर इज कमिंग। तो जाहिर साहब विंटर तो आ रहा है, मगर जो हम इस वक्त जो गर्मी देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, और अब वो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में भी हमें नजर आ रही है, तो सर ये हम किस तरह सस्टेन करेंगे, चाहे खजा आए या बाहर आए या सर्दियां आए, ये कैसे चलेगा? देखिए खजा तो आनी है अभी, और अब उसी का इंतजार है, क्योंकि जो गर्मियां तो खत्म होने जा रही हैं। मसला ये है कि देखें, ये इसी बात को मैं पहले कह रहा था कि ये जो सूरत हाल है, मैंने पाकिस्तान जो है हमेशा से क्राइसिस प्रोन कंट्री रहा है, इसमें तो कुछ भी गुंजाइश नहीं है, सारी तारीख हम देखते रहे, क्वाइट इज द इंटरलूड बिटवीन द क्राइसिस, हमेशा से रहा है। लेकिन अब जो सूरत हाल है ना, वो मेरा ख्याल में है कि इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ हमें मुझे नज़र नहीं आई थी। उसमें कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन सियासी और एक महाज आराई ये होती रही है, और इसमें कभी भी वो उसमें नहीं होता है। लेकिन आज जो सूरत हाल है, तीन चीज़ में बड़े बुनियादी जो हैं चीज़ें हमें नजर आती है। एक तो पूरा कोलैप्स ऑफ सिस्टम बन के आया है, अब जो है उसमें और भी हर दिन आते हुए जो है उसमें और चीज़ें भी इजाफा चला आता है। अब जो है वो सेंटर और पंजाब का हो, और इतनी ज़्यादा जो है इसमें क्या कहते हैं बन के आई है कि कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता। जैसे मैं 1990s की बात मैं करूं कि एक हुकूमत जाती थी, गलत तरीके से जाती थी, चाहे सही तरीके से जाती थी, तो वो अलग मसला बन के आता है। लेकिन उसमें ये होता था कि इलेक्शन हो जाते थे, बात दूसरी हुकूमत आती थी, बात खत्म हो जाती थी। अब जो सूरत हाल बन के आती है, मुझे ये लगता है कि एक ऐसे डेड एंड पे पहुंच गए हैं कि जहां से निकलना मुझे इस वक्त समझ में नहीं आती है कि इसी रास्ते से हम निकल सकते हैं। इसीलिए अब बात यह है कि अब किसी की समझ में नहीं आती है। उसमें यह था कि जैसे इलेक्शन की बात आती है, अब साफ लगता है परवेज इलाही साहब या इमरान साहब पंजाब में पूरी हुकूमत करना चाहते हैं, जो भी उनका वो था। तो अब इसके लिए मुझे समझ नहीं आती कि इसके साथ कैसे होगी सिचुएशन। जी नाजरीन, इसी इशू पे हम बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं हबीब अकरम साहब से और जाहिद हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त सारी सियासी सूरत हाल है। हबीब साहब, ऑब्वियसली यू नो वही कि इलेक्शंस तो अभी होने नहीं, इमरान खान साहब भी अब तैयार नहीं, पर सर जो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से हमें, अब मैं क्या कहूँ, अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। कभी नवाज शरीफ साहब हुकूमत से नाराज़ हैं, तो कभी मरियम नवाज साहिबा नाराज़ हैं, बाकी सारी पार्टी लगता है उनके फाइनेंस मिनिस्टर से नाराज़ है। सर ये किस तरह इसको सस्टेन कर पाएंगे एक साल? देखिए आरफा, सक्सेस जो होती है वो कामयाबी के बेशुमार बहुत सारे लोग उसके बाप होने के दावेदार होते हैं, और नाकामी हमेशा यतीम होती है। ये जो मामला इस वक्त भी इस हुकूमत को दरपेश है, दरअसल ये एक चूंकि वो स्ट्रेटजी जो सारी सोची गई थी वो बैकफायर कर गई। इनका ख्याल ये था कि जब अप्रैल में जैसे ही ये हुक्मरान बनेंगे या हुकूमत में आएंगे तो फौरी तौर पर लोग मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, इमरान खान की नाअहली के नारे लग रहे होंगे, हम सारे मिलके बैठ रहे होंगे कि जनाब क्या बुरा दौर था जो ख़त्म हो गया, और अब ये क्या रोशन दौर है जो जुल्मत से निकाल के हमें रोशनी में ले आया है। तो हम ये इनके ख्यालात थे, और शायद किसी दर्जे में दुरुस्त भी होंगे कि माजी में हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन जैसे ही इन्होंने वो पूरी कोशिश करके, और जिस तरह लोग खरीदे गए, जिस तरह मारे बांधे इकट्ठे किए गए, एक ईंट रोड़े इकट्ठे करके दीवार बनाई गई और उस दीवार पे फिर साइबान भी लगा दिया गया, तो उसके नतीजे में फिर जो नाकामियां थी वो भी इन्हीं के हिस्से में आई। मिसाल के तौर पे इनका दावा था कि डॉलर नीचे आएगा,
डॉलर 2-3 दिन के लिए यानी रुपया ऊपर गया और उसके बाद फिर डॉलर मुसलसल ऊपर चला जाता गया। इन्होंने कहा था कि जनाब IMF जो है वो तो यूं हमारे साथ आ जाएगा। IMF ने नाक से लकीरें निकलवाई। इनका कहना था कि अमेरिका तो हमारा दोस्त है, हाँ वो हमारी लाइफ सपोर्ट मशीन है। अमेरिका ने भी आते आते देर की और उस वक्त की कि जब सिपा सालार ने वेंडी शर्मन को फ़ोन किया। इसी तरह बहुत सारे जो मामलात हैं जो इनका दावा था कि इकोनॉमी को हम एकदम ठीक कर लेंगे, नहीं ठीक कर पाए। आज भी इकोनॉमिक वोज वही हैं जो दरअसल पहले थे। यानी जो फिर महंगाई का आर्गूमेंट जो इन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल मार्केट में चूंकि महंगाई है तो लिहाजा हम भी महंगाई पे मजबूर हैं। तो वो तमाम आर्गूमेंट जो दरअसल इमरान खान कुछ दिन पहले तक दे रहे थे, जब इन सब ने हुकूमत में आके वही इख्तियार कर लिए तो अपनी नाकामी के ऊपर दरअसल मोहर तस्दीक सब्त कर ली। तो ऐसी सूरत में जब नाकामी अब सामने है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि जनाब नहीं देखें ये शहबाज शरीफ की जिद है और फलां ख्वाजा आसिफ की जिद की वजह से मुझे ऐसा करने पे मजबूर होना पड़ा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ कहेंगे दरअसल नवाज शरीफ साहब पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने मिफ्ता को पर अदम एतमाद किया, उनसे नाराज हुए तो मिफ्ता का एतमाद लूज हो गया। पीपल्स पार्टी कहेगी कि जनाब असल काम तो आपने चलाना था, हमने तो आपके भरोसे पे किया था। वो कहेंगे कि सिंध में आपसे नहीं काम चल सका जिसकी वजह से हम परेशान हुए। तो लिहाजा अब ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन्हें इकट्ठा होके आया है, इन्होंने दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे इमरान खान की वो बात दुरुस्त साबित कर दी है कि पीपल्स पार्टी और PMLN या इनके साथ शामिल दीगर जमातें एक ही क्यूब के मुख्तलिफ रुख हैं। अब पता नहीं वो कौन सा क्यूब होता है जिसमें 13 रुख होंगे, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके 13 रुख होंगे। तो ये 13 रुखी जो वजूद है, जो दरअसल एक बन चुका है, ये सब एक है। ये इमरान खान हमेशा से कहा करते थे। तो उन्होंने इन सब ने इकट्ठा होकर इमरान खान के खिलाफ ये बात साबित कर दी कि दरअसल हम इमरान खान का पॉलिटिकल फील्ड में मुकाबला नहीं कर पा रहे, हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। तो लिहाजा ये भी उनके शिकस्त का तासुर गहरा करती चली जा रही है। तो अब चूंकि उन्हें नाकामी का सामना है, लिहाजा अब वो कोई ना कोई कंधा ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर ये नाकामी का मलबा डाला जा सके। बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, ऑब्वियसली हबीब साहब ने एक वो थ्योरी पेश की है, ये एक्सप्लेनेशन दी है इसकी, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ना ये उनकी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी सी है कि वो अपने आप को इसलिए डिस्टेंस करें क्योंकि किसी ने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, वो मुहिम भी उसकी चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वो कहेंगे कि मैं तो नहीं, ये तो शहबाज शरीफ साहब के फैसले थे, मैं तो इनसे बिल्कुल खुश नहीं था। तो आरफा नवाज शरीफ क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? जी जी सर, वो हमें आजकल इंप्रेशन तो यही दिया जा रहा है। मेरे ख्याल इसमें दोनों चीज भी सही है, कुछ थोड़ी सी सियासत है और थोड़ी सी जो है वो जो हकीकत जो सामने आ रही है वो वही है। देखिए एक ये बहुत अजीब सी चीज़ है और ये बात सही है कि अगर इनकी ये स्ट्रेटजी है कि जो एक गुड कॉप और बैड कॉप खेल के जो है वो आप इलेक्शन जीत जाएंगे, तो मेरे ख्याल नहीं, उसमें होता ये कि नाकामी जो है पूरी हुकूमत और पूरी पार्टी से तो वो गुड कॉप बैड कॉप खेलते ही रहे हैं ना, तो शायद लोगों के साथ भी खेलना चाहते हो। पब्लिक में वो बात चलती नहीं है। देखिए बात ये है कि ये बात सही है कि एक मिस कैलकुलेशन थी, ज़रूर बहुत ज़्यादा थी, कि जब जो है हुकूमत उन्होंने ली तो उस वक्त भी इनके जहन में कोई साफ नक्शा नहीं था। मतलब एक ख़ास, जैसे कुछ लोगों का उनमें ख्याल था कि शायद हम एक दो चीज़ें करवा के फिर हम इलेक्शन में चले जाएंगे। असल चीज़ ये हुई कि जो एकदम से सियासी सूरत हाल जो तब्दील हुई वो शायद उसके लिए तैयार नहीं थे। अब वही है कि जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा होता रहा है कि जब रोल जब चेंज होते हैं तो नैरेटिव भी उसी लिहाज से उस तरह मुंतकिल हो जाते हैं। मसलन ये है कि जो सही बात है कि आज से 6 महीने पहले जो बातें जो है अपोजिशन क्या करती थी, आज वो इमरान खान साहब की पार्टी करती है कि जो है ये कर दिया वो कर दिया, डॉलर भी ऊपर आ गया है, सब कुछ हो गया। एग्जैक्टली आपको वर्ड बाय वर्ड वही चीज़ नज़र आती है। और वही है कि जो अब हुकूमत में आए हैं तो उनकी तौजीहात जो है वही हैं और हकीकत भी है। बात ये नहीं है कि जो है ये किसी हुकूमत की वजह से ये हालात बने, एक क्यूमुलेटिव एक अफेक्ट होता है जो कि आपकी माशी सूरत हाल इस हद तक आ गई है। ये कोई आज की बात नहीं है, चंद साल पहले की बात नहीं, एक मुस्तकिल जो हमारा तरीक़ाकार रहा है उसमें आई है। लेकिन वही बात आती है कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको हार्ड फैक्ट्स भी करने पड़ते हैं। जैसे मिफ्ते की मिसाल है, वो स्केप गोट बनाने के है, लेकिन जो अब शुरू हुआ है PMLN के अंदर जिस किस्म की बातें हो रही हैं उससे ज़्यादा नुकसानदा होगी जितने कि इमरान खान साहब कर सकते थे।
अब हबीब साहब, इसी हवाले से जो ये जाहिद साहब ने बात की है कि ये नुकसानदेह होगी, तो सर उसका एक नुकसान तो हमें नजर आ रहा है, वो ये है कि पहले जो गुफ्तगू होती थी बाई इलेक्शन से पहले कि मरियम नवाज साहिबा वो फ्यूचर लीडर हैं, बट वो बाई इलेक्शन की परफॉर्मेंस के बाद लगता है कि ये बात अब इस पे किसी की उम्मीद नहीं है पार्टी में। देखिए, मामला मेरा ख्याल है कि मरियम के ऊपर सारा बोझ डाल देना वो शायद मुनासिब नहीं होगा। आरफा, आप देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है जो इमरान खान को फेवर कर रही है। जो इमरान खान की फेवर में जो हालात हैं उसमें मरियम या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, अब मतलब मरियम फैसला साजी में उतनी अहम तो नहीं थी ना जितने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब थे। तो अब मरियम नवाज के ऊपर सारी नाकामियों का बोझ डाल देना और उन्हें कहना कि वो इमरान खान की इस वेव का मुकाबला करें, मेरा ख्याल है कि ये भी थोड़ी सी ज्यादती होगी। वो एक नॉर्मल हालात में जब हालात उनकी जब सूरत हाल उनकी फेवर में थी, वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ चल रही थी और फिर हुकूमत भी को बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। कोविड था, कोविड के बाद अचानक इंटरनेशनली जो कमोडिटी साइकिल था वो कहीं बहुत ऊपर सुपर साइकिल बन गया था। तो ऐसी सूरत में उन्हें कुछ काफ़ी आज़ादी थी काम करने की और लोग उनकी बात सुन भी रहे थे। अब उनकी पार्टी ने हुकूमत ली है, पार्टी महंगाई नहीं कम कर सकी, पार्टी गुड गवर्नेंस नहीं दे सकी, पार्टी पंजाब नहीं संभाल सकी, पार्टी कुछ और मामलात जो उसका दावा था कि हम बहुत प्रोफिशेंट हैं, बड़े माहिर हैं मईशत के, हम उसको आगे लेके चलेंगे, तजर्बाकार हैं, वो सब कुछ वो जो बयानिया था एक्चुअली उनकी पार्टी आगे लेके नहीं चल सकी। तो अब ये सारा बोझ मरियम उठा ले, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। ऐसे मौके पे वो उनकी कोशिश तो जाहिर है उन्हें करनी पड़ेगी, लेकिन सारा बोझ उनके कंधों पर नहीं आता। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद हुसैन साहब से और हबीब अकरम साहब से, और हमसे बात कर रहे हैं जो सारी सियासी सूरत हाल है। जी जाहिद साहब, फिर जो ये गुफ्तगू हो रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, क्या आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल बनेगी? विल ही बी एबल टू कम बैक? जो आई मीन इलेक्शंस तो होने हैं, चाहे 6 महीने में हो या 3 महीने में हो या अगले साल हो या गर्मियों में हो, इलेक्शंस होने हैं। क्या नवाज शरीफ साहब उससे पहले वापस आते हुए आपको नजर आ रहे हैं? फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। मतलब अब इलेक्शन की तो हम अभी बात ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई इस तरह की नहीं आ रही कि कब होंगे इलेक्शन। लेकिन जो मुझे लगता नहीं है कि इस साल तक वो आएंगे। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहले शायद कैलकुलेशन ये थी आने की कि कुछ ना कुछ ऐसी इनको रिलीफ मिल सकता है या अदालत के थ्रू मिल सकता है कि वो फिर आ सकें। मेरा ख्याल ये है कि एक और फ्रस्ट्रेशन भी जो मौजूद है वो यही है कि इस दौरान में कोई इस किस्म की जो डेवलपमेंट नहीं हुई है। क्योंकि आपको याद होगा शुरू में ये नज़ीर तारड़ जो कानून के वज़ीर हैं, उन्होंने कहा था कि हमने वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस चीज़ की रिलीफ में, वो भी बिल्कुल अब तक नहीं हुआ है। तो मेरा ख्याल ये कि वो एक हद तक इलेक्शन की जब तक डेट अनाउंस नहीं होती है, यानी इसका मतलब जब डिज़ोल्व होती है असेंबली, उसके बाद फिर मुमकिन हो सकता है कि वो आएँ। लेकिन वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जैसे ये बात कहती है कि सितंबर में आ रहे हैं, अक्टूबर में आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे इतनी जल्दी। हबीब साहब, अगर यही सवाल मैं आपके पास लेके आऊं कि जो PMLN की गुफ्तगू है, या जिस तरह वो कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड तो तभी बनता है कि या दोनों इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब नाअहल हों या दोनों इलेक्शन कैंपेन्स लीड करें, क्या आपको लगता है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, कि इवेंचुअली यही तरीका है इलेक्शंस में जाने का और शायद कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे लाने का? देखिए, एक बात तो यह है कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे, फ़र्ज़ किया हम ऐसी सूरत हाल फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो वापस आ चुके हैं, तो उन्हें क्या फेस करना पड़ेगा? उन्हें फेस करना पड़ेगा अपनी पार्टी की नाकाम हिकमत अमली, जो इन्होंने हुकूमत हासिल की, फिर PDM बना और PDM बनने के बाद अब बीच में छोटी छोटी फ्रिक्शंस की बातें, जिसने अल्टीमेटली तय है कि इसने टूट जाना है। तो आप ये बताइए कि ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो इमरान खान की हुकूमत की इस हुकूमत ने ले ली है, तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी नवाज शरीफ लेंगे? ये एक नया क्वेश्चन है जो नवाज शरीफ को फेस करना पड़ेगा। वो मुझे क्यों निकाला से नहीं शुरू करेंगे, वो यहाँ से उन्हें शुरू करना पड़ेगा कि हमने हुकूमत क्यों ली, तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अहलियत और नाअहली का मामला है, मैं उन लोगों में से हूँ आरिफा
जो नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली का फैसला है उसके इस्तदलाल से मुतमईन नहीं है। मैं समझता हूं कि वो जूरिस्प्रूडेंस जो नवाज शरीफ के नाअहली के लिए वजूद में आया या उसकी सूरत में वजूद में आया, वो इस काबिल नहीं है कि उसकी बुनियाद पे किसी और को नाअहल किया जाए, खा वो इमरान खान हो या कोई और हो। अगर हमें अपनी गलतियों के दुरुस्त करने का एहसास है या इस्लाह अहवाल हम करना चाहते हैं, तो हमें पहले बुनियादी काम ये नहीं है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक और गलती करें कि जनाब इमरान खान साहब को नाअहल करें, ताकि फिर हम दोनों को फिर अहल करें ताकि दोनों इलेक्शन की तरफ जा सके। वो कोई अनाड़ी डॉक्टर के पास गया ना, उसने कहा मेरा पेट खराब है, उसने कोई दवाई दी तो उसे मलेरिया हो गया। उसने कहा जी मुझे तो मलेरिया हो गया, मैं तो पेट के लिए ठीक करवाने के लिए आया था। उसने कहा मलेरिया का इलाज मुझे आता है, परेशान ना हो, अब तुम ठीक हो जाओगे। तो हम ये काम करेंगे क्या हम ये काम भाई हमें पहली गलती जाके ठीक करनी है। नवाज शरीफ की नाअहली ठीक करने के और भी तरीके हैं। जाहिद साहब, तो फिर आई मीन यू नो कि अब आने वाले दिनों में सर आप क्या देख रहे हैं? क्या नाअहली ठीक होगी, फिर इलेक्शंस होंगे? नहीं, मुझे वही लगता है जैसे पहले मैंने बात की कि मुझे कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आती कि ये चीज़ लॉक जैम जो है वो ख़त्म होगा। लेकिन ये बात हकीकत है, बिल्कुल सही है बात की, जो हमारी मुल्क की सियासत में मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात होते रहे कि एक को हटा के दूसरे को ले आए, फिर दूसरे को हटा के तीसरे को ले आए, और एक हद तक तो डिस्क्वालीफाई होते रहे हैं। यानी एक लिहाज से बेनज़ीर को भी देखा जाए तो उसको भी यहाँ से जाना पड़ा था, या जो है ये नवाज शरीफ का जो है पहले भी हो चुका है, पहले भी वो एग्जाइल में जा चुका है, एग्जाइल में नाअहल भी हो गए थे। मसला ये कि इस तरह से सियासत नहीं चलती है, और ना ही आप किसी भी लीडर को नाअहल करके जो है उसकी सियासत ख़त्म कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की अपनी एक तारीख भी रही है। अगर ये कोई समझता है, किसी के जहन में ये बात आती है कि किसी भी सियासी लीडर को हटा के वो शायद लेवल प्लेइंग फील्ड अगर बनाते हैं या कुछ करते हैं, हज़ार किस्म की तजवीज़ होती है। लेकिन मसला ये है कि जब वो तारीख से कभी सोचते नहीं हैं, उसके बाद अंजाम क्या होता है वो भी हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख इस चीज़ से भरी हुई है, इन तजुर्बात से भरी हुई है, और ये तजुर्बे अब ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।